नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड पे। तो साथियों, जैसा कि हम लोग SCRT का संपूर्ण निचोड़ करवा रहे थे, मैंने आपकी जो यूपी प्राइमरी SCRT बुक क्लास 4 की EVS की बुक होती है उसको मैंने 5 पार्ट में आपका समाप्त कर दिया। अब आज से आपकी क्लास 5 की SCRT बुक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसका नाम है प्रकृति। यह आपकी प्राइमरी की बुक है, कक्षा 5 की। यह आपकी कक्षा 5 की प्राइमरी की बुक है जिसका नाम है प्रकृति। यह एक EVS की बुक है। इसमें जितने भी मेन पॉइंट बनते हैं इसको हम लोग 4 से 5 पार्ट में कवर कर लेंगे। ऐसे क्लास 6, 7, 8 की मैं पूरी EVS आपको कवर करवा दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग यूपी टेट सुपर टेट की जो तैयारी कर रहे हैं तो आपको पहले ही पता है आपको SCRT बुक ही पढ़ना पड़ेगा। तो SCRT बुक आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसे CTET में आप लोग NCERT बुक पढ़ते हैं, वैसे यूपी के एग्जाम के लिए आपको SCRT बुक को प्रीफर करना है, क्योंकि प्रश्न आपका SCRT बुक से ही बनना है। तो SCRT बुक का हम संपूर्ण निचोड़ करवा रहे हैं, चाहे आपकी EVS हो जाए, चाहे हिस्ट्री की बुक हो जाए, चाहे जियोग्राफी की बुक हो जाए, सबकी क्लासेज आपकी मैंने स्टार्ट कर दी है। तो अगर आप लोग यूपी टेट और सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको क्लासेस की टाइम से नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप लोग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उस लिंक से जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। क्लास जैसे ही आपकी क्लास 4 की EVS की बुक समाप्त हो गई है, उसका PDF मैं अभी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे ही पूरी क्लास की बुक आपकी समाप्त होती है, मैं इसका PDF टेलीग्राम पे आपको शेयर कर देता हूँ। तो आज हम लोग यूपी प्राइमरी की जो SCRT बुक क्लास 5 की EVS की बुक होती है, इसमें जितने भी मेन पॉइंट होते हैं इसको 4 से 5 पार्टों में हम लोग कवर कर लेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का जो पहला पॉइंट बनता है, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं। यानी उन लोगों की बात कर रहे हैं जो लोग देख नहीं सकते। तो जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेल लिपि कहते हैं। हम लोग इसको NCERT बुक में भी पढ़ चुके हैं, CTET में भी पढ़ चुके हैं। तो ब्रेल लिपि क्या होती है, जो लोग देख नहीं सकते उसे पढ़ने के लिए एक खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीली औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। उस पर क्या लिखा है। ब्रेल लुइस ब्रेल जो थे फ्रांस देश के रहने वाले थे। जब वह 3 साल के थे तब एक नुकीले औजार से उसकी आंख में चोट लग गई थी और उसकी आंखें खराब हो गई थी। उसे आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। उसके पढ़ने में बहुत रुचि थी, पर वह पढ़ने की तरकीबें सोचता रहता था। आखिर उसने ढूंढ ही लिया एक तरीका छूकर पढ़ने का। पढ़ने की यह विधि बाद में ब्रेल लिपि के नाम से जाने लगी। तो ब्रेल लिपि जो होती है, इसमें ऐसे बिंदु से उभरा हुआ रहता है, जिसको छू कर बच्चे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मतलब जिनको देख नहीं सकते हैं वो छू के महसूस कर कर पढ़ते हैं। इस तरह की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। आजकल ब्रेल लिपि में नए परिवर्तन होते जा रहे हैं, जिससे पढ़ना लिखना और भी आसान हो गया है। तो ब्रेल लिपि अब कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है। तो ब्रेल लिपि को अब हम लोग कंप्यूटर के माध्यम से भी लिख सकते हैं। तो जो लोग देख नहीं सकते हैं उनके पढ़ने के लिए खास लिपि में किताबें तैयार की जाती हैं। इसे हम लोग ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल एक मोटे कागज़ पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता था। ब्रेल कागज़ पर हाथ फेर कर पढ़ा जाता है। उस पर क्या लिखा है। लुइस ब्रेल फ्रांस देश के रहने वाले थे। वह 3 साल के थे तब वह नुकीली औजार से उनकी आंखों में चोट लग गई थी, उनकी आंखें खराब हो गई थी। उन्हें आंखों से दिखना बिल्कुल बंद हो गया था। उनके पढ़ने में बहुत रुचि थी और पढ़ने की तरकीबें सोचते रहते थे। आखिर उन्होंने ढूंढ ही लिया एक तरकीब छूकर पढ़ने का। पढ़ने की यह विधि बाद में ही ब्रेल लिपि के नाम से प्रचलित हो गई या जाने लगी। ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। यह कागज़ पर उभरा हुआ बिंदु होता है, जिसको बच्चे छूकर पढ़ते हैं। इस तरह की लिपि में मोटे कागज़ पर उभरे बिंदु बने होते हैं। उभरे होने के कारण इन्हें छूकर पढ़ा जा सकता है। यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती थी। आजकल तो ब्रेल लिपि को हम लोग कंप्यूटर पर भी लिख सकते हैं। जो लोग सुन नहीं सकते उनके लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। सांकेतिक भाषा पर आधारित विशेष कार्यक्रम टीवी पर प्रसारित होते हैं। सुधा चंद्रन को भरतनाट्यम में प्रसिद्धि प्राप्त है। तो सुधा चंद्रन जो थी, इनको भरतनाट्यम में प्रसिद्धि प्राप्त है। एक दुर्घटना के कारण इनका एक पैर कट गया था।
इनका एक दुर्घटना हुई थी जिनके कारण इनका एक पैर कट दिया गया। कृत्रिम पैर आर्टिफिशियल लेग की सहायता से नृत्य करके इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त की। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर की पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने भी कृत्रिम पैर की सहायता से एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो इसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर की एक पूर्व वॉलीबॉल खिलाड़ी एवं पर्वतारोही अरुणिमा सिन्हा ने भी कृत्रिम पैर की सहायता से एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। रवीन जैन को आंखों से दिखाई नहीं देता था। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया है। उनके अच्छे संगीत के लिए उन्हें कई पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो रवीन जैन जो थे इनको आंखों से दिखाई नहीं देता था। इन्होंने बहुत सारी फिल्मों और टीवी कार्यक्रमों में अपना संगीत दिया है। इनके अच्छे संगीत के लिए इन्हें कई पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। शरद गायकवाड़ का एक हाथ खराब है। उन्होंने तैराकी के क्षेत्र में भारत का नाम रोशन किया है। शरीर स्वस्थ होता है तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद मनुष्य के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। खेल कितने प्रकार के होते हैं? तो खेल 2 प्रकार के होते हैं। खेल कितने प्रकार के होते हैं? खेल 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडोर गेम। इंडोर गेम की बात करें, इसका अर्थ होता है घर के अंदर खेले जाने वाला खेल, जैसे शतरंज हो गया, आपका टेबल टेनिस हो गया, कैरम आदि हो गया। इंडोर गेम जो होते हैं इसका अर्थ होता है घर के अंदर खेले जाने वाला खेल, जैसे शतरंज, टेबल टेनिस, कैरम आदि। आउटडोर गेम क्या होता है? इसका अर्थ होता है खेल के मैदान में खेले जाने वाले खेल, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। ठीक। आउटडोर गेम की बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि ये खुले वातावरण में उछल कूद के साथ साथ खेल जाते हैं। इंडोर गेम शांत वातावरण में मानसिक रूप से अधिक सक्रिय होकर खेले जाते हैं। कुछ खेल इंडोर और आउटडोर दोनों होते हैं, जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस आदि। तो आउटडोर गेम जो होते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक अच्छे होते हैं, क्योंकि ये खुले वातावरण में खेले जाते हैं। तो बच्चों को हमें खुले वातावरण में खेलना चाहिए। आपका सीटेड पेडागॉजी में आप लोग इसको पढ़ चुके होंगे। इंडोर गेम शांत वातावरण में मानसिक रूप से अधिक सक्रिय होकर खेले जाते हैं। कुछ खेल इंडोर और आउटडोर दोनों होते हैं, जैसे आपका बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस आदि हो गया। हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, जूडो, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, दौड़, कबड्डी, मलखंभ, खो खो आदि राष्ट्रीय स्तर के खेल हैं। तो आपका हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, जूडो हो गया, जिम्नास्टिक हो गया, एथलेटिक्स दौड़ हो गई, कबड्डी हो गया, मलखंभ हो गया, खो खो हो गया, जो आदि होते हैं राष्ट्रीय स्तर के खेल होते हैं। हॉकी के खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद। तो हॉकी के जादूगर किसको कहा जाता है? ध्यानचंद को कहा जाता है ना। तो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हॉकी के जो खिलाड़ी थे मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारा राष्ट्रीय खेल क्या है? हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। पैरा ओलंपिक खेल में दुनिया भर के शारीरिक तौर पर दिव्यांग खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं। तो पैरा ओलंपिक खेल में दुनिया भर के शारीरिक तौर पर जो दिव्यांग होते हैं वह खिलाड़ी इसमें हिस्सा या प्रतिभाग करते हैं। हमारा गौरव आपकी क्लास 5 की बुक में दिया गया था। तो शरीर का निचला हिस्सा शून्य हो जाने के बाद भी 60 फुट गोला फेंक में दीपा मलिक ने रजत पदक जीतकर पैरा ओलंपिक 2016 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। तो शरीर का निचला हिस्सा शून्य हो जाने के बाद भी 60 फुट गोला फेंक में दीपा मलिक ने रजत पदक जीतकर पैरा ओलंपिक 2016 में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। ये जेवलिन थ्रो, तैराकी और मोटर रेसलिंग से जुड़ी एक दिव्यांग भारतीय खिलाड़ी हैं। पैरा ओलंपिक खेलों में उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया था। तमिलनाडु के मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। तो तमिलनाडु के मरियप्पन थंगावेलु ने ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। 5 साल की उम्र में एक दुर्घटना में इनका एक पैर जख्मी हो गया था। इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुआ। गरीबी और शारीरिक कमजोरी के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से स्वर्ण पदक हासिल किया। ऐसे ही लोगों में बदौलत भारत का नाम विश्व स्तर पर चमक रहा है। तो तमिलनाडु के मरियप्पन थंगावेलु जो थी यह ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता है। 5 साल की उम्र में ही इन्होंने अपना दुर्घटना में एक पैर जख्मी हो गया था। इलाज के बाद भी ठीक नहीं हुआ था। गरीबी और शारीरिक कमजोरी के बाद भी इन्होंने हार नहीं मानी। अपनी कड़ी मेहनत और लगन से स्वर्ण पदक हासिल किया। ऐसे ही लोगों की बदौलत भारत का नाम विश्व स्तर पर चमक रहा है।
तो आप लोग अभी प्रश्न बताइए, अभी हाल में आपके ओलंपिक हुआ था ना, तो ओलंपिक में भारत में कितने पदक प्राप्त किए हैं? आप लोग बता सकते हैं? अभी जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? भारत का कौन सा स्थान था? कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस प्रश्न, क्योंकि यह प्रश्न पेपर में बन सकता है आपका करंट अफेयर में। ठीक, पहले नंबर पे कौन सा देश था, दूसरे नंबर पे कौन सा देश था, और तीसरे नंबर पे कौन सा देश था? भारत का क्या स्थान था? भारत ने कितने पदक जीते थे? इसका आप लोग कमेंट में ज़रूर आंसर दीजिएगा। ठीक, तो हमारी तरह जानवरों की भी देखने और सुनने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से अपना शिकार को देख लेता है, कोई हल्की से आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। तो हमारी तरह जानवरों में भी देखने, सुनने और सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर से अपने शिकार को देख लेता है, तो कोई हल्की हल्की आहट को भी सुन लेता है, कोई जानवर अपने साथी को सूंघकर ढूंढ लेता है। जियों में भी पक्षियों की दृष्टि सबसे अधिक तेज होती है। टीलबाज और गीत जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। जो चीज़ें हमसे 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज़ें पक्षी और अधिक दूरी से देख सकते हैं। बिल्ली, चीता, उल्लू, तेंदुआ आदि जीव को अंधेरे में भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें जो होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। जब वे बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। कुछ पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा घुमाते हैं, जैसे उल्लू। तो मैं अभी आपसे एक प्रश्न बनूँ, आप लोग सीटेट में पढ़े ही होंगे, ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके में अपनी गर्दन को हिलाता है, और ऐसा कौन सा पक्षी है जो लगभग 270 से 360 डिग्री तक अपनी गर्दन पीछे घुमा लेता है? बता सकते हैं? इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिए। आप लोग सीटेट में पढ़ चुके होंगे। इसका कारण यह है कि ज़्यादातर पक्षियों की आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वे अपने चारों तरफ देखने के लिए अपनी गर्दन घुमाते हैं। जानवरों में सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। क्या आपने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? कुत्ते में सूंघने की क्षमता बहुत तेज होती है। यदि कुत्ते किसी स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं तो अपनी सूंघने की शक्ति के कारण वापस उसी स्थान पर आ जाते हैं। बहुत से जानवर रंगों को देखने, पहचानने में असक्षम होते हैं। इनकी दृष्टि मात्र काला और सफ़ेद रंग देख पाती है, किंतु बंदर मानव की तरह अलग अलग रंगों को पहचानने में सक्षम होते हैं। कुत्ते के सूंघने की शक्ति के कारण ही विस्फोट व नशीले पदार्थ को ढूंढने तथा अपराधियों को पकड़ने में उसकी मदद ली जा सकती है। ठीक, शेर, चीता, बिल्ली भी अपने सूंघने की शक्ति से अपने लिए भोजन की तलाश व अपने वास स्थान को पहचानते हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ निकालती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कुछ नर कीड़े मकोड़े गंध से मादा कीड़े की पहचान कर लेते हैं। मच्छर भी हमारे शरीर की गंध से हमें ढूंढ लेते हैं। तो शेर, चीता, बिल्ली भी अपने सूंघने की शक्ति से अपने लिए भोजन की तलाश व अपने वास स्थान को पहचानती है। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा पदार्थ निकलती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। कुछ नर कीड़े मकोड़े गंध से मादा कीड़ों की पहचान कर लेते हैं। मच्छर भी हमारे शरीर की गंध से हमें ढूंढ लेता है। तेंदुआ, चीता, बिल्ली आदि जानवरों की सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है। इनके कान मामूली ध्वनि को भी सुन सकते हैं। इसी तरह खरगोश के भी बड़े बड़े कान होते हैं जो खतरों का अनुमान लगाने में सक्षम होते हैं। उनके कान ध्वनि की दिशा में घूम जाते हैं। सांप के पास बाहरी कान नहीं होते हैं, वे जमीन पर होने वाले कंपन महसूस करते हैं। बीन की आवाज़ सुनकर सांप का नाचना लोगों में फैला एक भ्रम है लगा लेते हैं। तो सांप के पास बाहरी कान नहीं होता है, वह जमीन पर होने वाले कंपन महसूस करते हैं। बीन की आवाज़ सुनकर सांप का नाचना लोगों के लिए एक भ्रम होता है, लेकिन वो बीन की आवाज़ से नाचते थोड़ी हैं। उनके पास कान ही नहीं होता तो बीन की आवाज़ कैसे सुनते हैं? आप लोग कभी सोचा है इस पर? किसी तरह चमगादड़ की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। वे बहुत ऊंचे सुर वाली आवाज़ अपने मुख अथवा नाक से निकालते रहते हैं। जब वह आवाज़ें किसी वस्तु से टकराती हैं तो गूंजती हैं। इस गूंज को अपने कानों में सुनकर चमगादड़ अंधेरे में अपने भोजन की दूरी और दिशा का पता लगाते हैं। तो इसी तरह चमगादड़ की सुनने की क्षमता बहुत तेज होती है। वह बहुत ऊंचे सुर वाली आवाज़ अपने मुख अथवा नाक से निकालते हैं। जब वह आवाज़ें किसी वस्तु से टकराती हैं, गूंजती हैं, तो इस गूंज को अपने कानों से सुनकर चमगादड़ अंधेरे में अपने भोजन की दूरी और दिशा का पता लगा लेते हैं। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर, चीता और को देखकर एक खास आवाज़ निकालता है। तो जंगल में जो ऊंचे से पेड़ पर बैठा हुआ लंगूर होता है, जब उसके पास कोई पास आती मुसीबत देखता है
जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज़ निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाज़ें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़, ज़मीन पर चलकर आने वालों के लिए दूसरी तरह की आवाज़। चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हो, उस इलाके में रहने वाले सभी जानवर चेतावनी समझ सचेत हो जाते हैं। छोटा बच्चा दिन में 14 से 16 घंटे सोता है। वयस्क के लिए 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। इस तरह जानवर भी सोते हैं। छोटा बच्चा दिन में 14 से 16 घंटे सोता है। वयस्क मनुष्य के लिए 6 से 8 घंटे की नींद पर्याप्त होती है। इसी तरह जानवर भी सोते हैं। ज़्यादातर जानवर हमारी तरह रात में सोते हैं। कुछ जानवर जैसे उल्लू, चमगादड़ दिन के समय सोते हैं। बहुत से जीव जंतु किसी खास मौसम में लंबे समय तक दिखाई नहीं देते, क्योंकि बदलते मौसम के साथ वह अपना अनुकूलन करते हैं। आपने भी देखा होगा कि सर्दियों में छिपकलियाँ भी नहीं दिखाई देती हैं। तो ज़्यादातर जानवर जो होते हैं हमारी तरह रात में सोते हैं। कुछ जानवर जैसे उल्लू हो गए, चमगादड़ दिन के समय सोते हैं। बहुत से जीव जंतु अपने किसी खास मौसम में लंबे समय तक दिखाई नहीं देते हैं, क्योंकि बदलते मौसम के साथ वह अपना अनुकूलन नहीं करते हैं। आपने भी देखा होगा कि सर्दियों में छिपकलियाँ नहीं दिखाई देती हैं। ठीक, तो आज का सेशन आपका यहीं समाप्त होता है। आज के सेशन में हम लोग आपकी SCERT बुक जो EVS की क्लास 5 की बुक थी, उसका निचोड़ हम लोगों ने आपको करवा रहे हैं। 5 पार्ट में मैं आपको 4 से 5 पार्ट में आपकी जो क्लास 5 की प्राइमरी की बुक है, प्रकृति जिसका नाम है, इसको हम लोग कवर कर लेंगे। आपका मैं ऐसे क्लास 4, 5, 6, 7, 8 की SCERT बुक EVS की कवर करवा दूंगा। 6, 7, 8 की जियोग्राफी हिस्ट्री की आपकी बुक कवर करवा दूंगा। इसके बाद 6, 7, 8 की आपकी मैथ की बुक कवर करवा दूंगा। इतना आप लोग कर लेंगे तो आपको UP टेट, सुपर टेट की बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा UP स्पेशल से आपका पेपर में प्रश्न बनता है UP टेट, सुपर टेट में। तो UP टेट स्पेशल, उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी मैं 10 से 15 क्लासों में संपूर्ण उत्तर प्रदेश टॉपिक वाइज आपका कवर करवा दूंगा, और जितने भी पेपर में प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को भी मैं सॉल्व करवा दूंगा। बस आप लोग चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तथा आप लोग क्लासेज की नोट्स और PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उस लिंक से जुड़ जाइए। वहीं पे आपको क्लासेज की नोट्स और PDF प्रोवाइड की जाती हैं। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।